हेलो गाइस, तो आज हम अपनी बात को शुरू करेंगे थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हम थ्री डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने से पहले हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला देख चुके हैं, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसका क्या टाइप होता है। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, हमने तीन फार्मूला देखे थे, शायद आपको यहाँ देखकर याद आ जाए। ये देखिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कंप्लीट है जिसमें एटम्स भी नजर आते हैं, बॉन्ड्स भी नजर आते हैं। करेक्ट। इसके अंदर केवल एटम्स नजर आते हैं, बॉन्ड्स नजर नहीं आते, और इसके अंदर केवल बॉन्ड्स नजर आते हैं, एटम्स नजर नहीं आते। आप देख सकते हैं केवल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, एटम्स नहीं है। इसमें केवल एटम्स हैं, बॉन्ड नहीं है, और इसमें दोनों नजर आ रहे हैं। जनरली जो चलता है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला चलता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा, इतना तो हम वैसे देख चुके हैं। आज हम जो बात शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्रीज होती है, जो शेप्स आते हैं, वो 2D भी हो सकते हैं और 3D भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर है, ये 2D है, करेक्ट, एक ही प्लेन में है सब कुछ, फाइन। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल को हम ऑन कॉपी तो यूं बना सकते हैं, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में नहीं होते। सेंट्रल एटम को भी मिला ले और बॉन्ड्स को भी मिला ले, सब एक ही प्लेन को टच करें, ये जरूरी नहीं है, और ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता चुका हूँ। तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें आप कैसे शो करेंगे। देखिए, 2 डायमेंशनल को तो आप ऐसे ही शो कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ पेंटागन, तो आप ऐसे शो कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा वो पेंटागन। ये देखिए, आपसे कहा जाए हेक्सागन, तो आप इस तरीके से हेक्सागन को शो कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपसे कहा जाए ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल अगर आपको याद हो तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता था, एक ऊपर होता था और एक नीचे हम शो करते थे, करेक्ट। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती थी। तो कई सारी ज्योमेट्रीज 2 डायमेंशनल होती है, जिसे आप ऑन पेपर्स शो कर सकते हैं और वो वैसी ही होती है। लेकिन जो 3 डायमेंशनल होती है उन्हें हम पेपर पे कैसे शो करें, क्योंकि पेपर पे तो ज्यादा से ज्यादा हम 2D शो कर सकते हैं, 3D तो शो नहीं कर सकते। तो 3D मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ये एक तरीका आपके सामने शो किया जा रहा है। देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको शो की जा रही है, और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है आप नोटिस कीजिए। टेट्राहेड्रल है, आप नीचे जो है पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। देखिए, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल एटम है, ये है, ये है, ये और ये, इस तरीके से। तो पॉइंट ये है कि ये है तो 3 डायमेंशनल, पिक्चर से तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 डायमेंशनल है। लेकिन इसे अब हम ऑन कॉपी अगर हमें बताना हो तो हम इस बात को कैसे समझाएं, तो उसके लिए यूज किया जाता है डैश्ड वेज और सॉलिड वेज को। देखिए, वेज आप अच्छे से जानते हैं, एक टूल होता है, लकड़ी को काटने वाला टूल होता है, इस तरीके से छेनी भी कहते हैं हिंदी में, राइट। तो इस तरह से ये वेज ही नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये वेज, ये भी वेज नजर आ रहा है, ये भी वो वेज ही नजर आ रहा है। ये डैश्ड वेज है और ये सॉलिड वेज है। देखिए, ये माना जाता है कि जो सॉलिड वेज होता है उसे हम टुवर्ड्स द वीवर मानते हैं। जैसे मैं हूं और आप लोग हैं, आप लोग इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, करेक्ट। 2 बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल जैसा आपको नजर आ रहा है इसी प्लेन में होंगे, पेपर जो है उसी के प्लेन में है। एक उस प्लेन से ऊपर की तरफ है, जहां से आप दिख रहे हैं, मतलब आपकी तरफ है, और एक आपसे पीछे की तरफ है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये और ये एक ही प्लेन में हो, करेक्ट। तो ये अगर एक ही प्लेन में है, ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है इन दोनों से, और ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों से आगे की तरफ है। तो जो आगे की तरफ होता है उसे हम वेज से शो करते हैं, जो पीछे की तरफ होता है उसे हम डैश वेज से शो करते हैं, और जो एक ही प्लेन में होते हैं उन्हें हम सिंपल लाइन से शो करते हैं या सिंपल बॉन्ड से शो करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये दोनों तो प्लेन ऑफ पेपर में है ये बॉन्ड्स। ये जो है सॉलिड वेज, बॉन्ड्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये जो है ये है डैश वेज, बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल में शो करने के लिए हमें वेज यूज करना पड़ता है, और वो सॉलिड भी यूज करते हैं और डैश भी यूज करते हैं। बस ध्यान रखिए, सॉलिड्स टुवर्ड्स द वीवर, वेज अवे फ्रॉम द वीवर, और जो सिंपल लाइंस होती है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, या कोई भी प्लेन जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप टेबल पे किसी मॉडल को शो कर रहे हैं, तो वो टेबल ले लीजिए, वॉल ले लीजिए, उसके प्लेन में अगर कोई चीज है, सेम प्लेन में अगर कोई चीज है वो, और एक उससे उस वॉल के पीछे की तरफ और एक उस वॉल से आगे की तरफ, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप कहते हैं हम तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। ये दोनों एक प्लेन में अगर हम मान लें तो ये अवे फ्रॉम द वीवर हो गया और ये टुवर्ड्स द वीवर हो गया। वो हमेशा मॉलिक्यूल जब आप उठा के बनाएंगे तो एक जो है वो आपसे दूर जा रहा होगा, आपसे बिल्कुल बैक साइड में होगा जहां से आप देख रहे हैं, और एक जहां से आप देख रहे हैं आप ही की तरफ होगा, और 2 एक प्लेन में होंगे। जो 2 एक प्लेन में होते हैं वो सिंपल इस लाइन से शो कर दिए जाते हैं, जो आपकी तरफ वो सॉलिड वेज, जो आपसे दूर वो डैश्ड वेज से शो किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स की। मॉलिक्यूलर मॉडल्स जो होते हैं, जिस तरीके से हम आपको समझाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 3 टाइप के होते हैं: फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। देखिए, तीनों में क्या डिफरेंस है नोटिस करें। फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बॉन्ड्स पे फोकस किया जाता है, एटम्स पे नहीं।
देखिए इसमें बॉन्ड्स शो कर रहे हैं, ये है टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, CH4 है, सब CH4 है, मीथेन है। लेकिन आपको समझाने के लिए जो मॉडल्स यूज किए जाते हैं उसमें ये फ्रेमवर्क मॉडल जिसमें बॉन्ड्स पे फोकस किया जाता है, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल, इस पे एटम्स पे भी फोकस किया जाता है और बॉन्ड्स पे भी फोकस किया जाता है। ये स्पेस फिलिंग मॉडल, इसके अंदर केवल एटम्स पे फोकस किया जाता है, इसमें बॉन्ड्स शो नहीं करते और इसमें एटम्स का जनरली जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो साइज होता है उसी रेशो के एटम्स यूज किए जाते हैं। मतलब जनरली हमें जब वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी हो एक क्रिस्टल के अंदर, तब हमें स्पेस फिलिंग मॉडल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां में बॉन्ड्स की नहीं, एक एटम एक्चुअली कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो ज्यादा जरूरत होती है। तो उस केस में हमें स्पेस फिलिंग मॉडल यूज करने पड़ते हैं। हम इसे सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री में, वहां पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं इन मॉडल्स को। फाइन, बॉल एंड स्टिक हाइब्रिडाइजेशन में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका कोई खास एप्लीकेशन है नहीं, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी मेन ये दो ही यूज होते हैं, और इन दोनों में से भी अगर प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे ज्यादा यूज बॉल एंड स्टिक मॉडल ही होता है। देखिए लिखा भी है, ओनली बॉन्ड्स कनेक्टिंग द एटम्स आर शोन, both bonds and atoms are shown, only atoms are shown with their relative size। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल 2D हो, अगर वो 3D भी हैं तो उनको शो करने के लिए हम डैश, वेज और सॉलिड वेज का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए 4 बॉन्ड्स में से 2 या जितने भी बॉन्ड्स एक ही प्लेन में उन सबको तो हम सिंपल लाइन से शो करेंगे। अब जो उस प्लेन के ऊपर है यानी टुवर्ड्स यू है वो सॉलिड वेज से, और जो आपसे पीछे की तरफ है या प्लेन के पीछे की तरफ है उसे हम डैश्ड वेज से शो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इनमें कई सारी बातें ऐसी होगी जो हम बाद में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन में। यानी कि ओपन चेन ओपन मॉलिक्यूल है, देखिए बिल्कुल खुला हुआ है, और क्लोज में अगर हम बात करें तो इस टाइप से ये सब क्लोज्ड है, मतलब रिंग, आप रिंग कह सकते हैं, आप क्लोज कह सकते हैं, आप साइक्लिक कह सकते हैं, एक ही बात है। फाइन, तो पहली चीज तो क्लियर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन भी हो सकते हैं, जिसे असाइक्लिक भी कहते हैं, नाम से समझ में आ गया होगा असाइक्लिक, राइट, या फिर साइक्लिक हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं और रिंग हो सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स ढेरों आएंगे, आप देख के समझ जाएंगे, जिसमें रिंग ना बन रही हो वो सब ओपन चेन कंपाउंड्स ही हैं, ऐसे वाले कई सारे बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइक्लिक की। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। मतलब कि जो रिंग बन रही है उस रिंग में अगर सारे एटम्स एक जैसे हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो अगर सारे कार्बन ही कार्बन है तो उसे कहते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, क्योंकि सारे एटम्स किसके हैं, कार्बन के हैं। आप इस कैटेगरी में किसको रख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, साइक्लोहेक्सेन ये रख सकते हैं, बेंजीन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो रिंग है, इसमें भी तीनों कार्बन ही है, राइट, इसमें देखा जाए तो चारों कार्बन है। ओके, तो रिंग जो बनती है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें सारे एटम्स अगर एक जैसे हो, खासकर सारे कार्बन ही हो, जैसे इसमें सब कार्बन है, एवरी एंड ये देखिए कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, करेक्ट। तो ये सब कहलाते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हेटेरोसाइक्लिक में ये होता है कि रिंग तो होती है लेकिन उसमें सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट एटम्स होते हैं, कोई भी एक भी डिफर कर सकता है, 2 डिफर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये रिंग तो है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और अगर मैंने इसको यूं क्लोज भी कर दिया होता तो ये होमोसाइक्लिक होता, क्योंकि सब कार्बन ही होते, लेकिन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन कर दिया है, और जहां कुछ मेंशन ना करते हैं वहां तो कार्बन ही होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आइटम्स से मिलकर रिंग बनी हुई है, दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोसाइक्लिक। फाइन, अब आते हैं हम होमोसाइक्लिक में। अब होमोसाइक्लिक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक हम जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन करेंगे, अभी एक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब साइक्लिक तो हो गए, होमोसाइक्लिक भी हो गए, मतलब एक जैसे एटम्स से मिलकर बनी हुई चीज होगी। अब उसमें यदि हम बात करें तो उसमें एक आता है एलिसाइक्लिक और एक आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक की यदि हम बात करें, या पहले एलिसाइक्लिक देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक ये सिंपल जो साइक्लिक कंपाउंड्स हमने बनाए हैं, सिंपल साइक्लिक, बहुत सारे हो सकते हैं। एरोमेटिक भी साइक्लिक ही होते हैं, लेकिन एरोमेटिक में कुछ शर्तें होती है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना सा बता देता हूँ, वैसे तो कई सारे रूल्स भी हमें पढ़ने हैं, अभी के लिए बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो एरोमेटिक साइक्लिक, एरोमेटिक है तो साइक्लिक तो होंगे ही, उनमें बेसिक जो यूनिट होता है वो जनरली बेंजीन का होता है। ये देखिए बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो एरोमेटिक कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी 3 टाइप के हो जाते हैं, बेंजीनॉइड टाइप, नॉन बेंजीनॉइड टाइप, और ये हेटेरोसाइक्लिक है। ये थोड़ा सा अलग होता है, मैंने यहाँ टेबल में आपको शो तो कर दिया है, लेकिन ये अलग से आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। क्वेश्चन इज एरोमेटिक चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में दूंगा, अभी बस इतना ध्यान रखिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बर्न विद सूटी फ्लेम्स। ये इनकी एक पहचान होती है कि जब इन्हें हम जलाते हैं तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ये इसकी एक, हम ये कह सकते हैं कि एक फिजिकल आइडेंटिटी है, राइट। दूसरी चीज, इनमें एक स्पेसिफिक अरोमा होता है, ओडर होती है, दैट्स व्हाई दे आर अरोमेटिक। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, नेफ्थलीन, कैम्फर,
अगरबत्ती जो होती है, इन सब का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, तो वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। बाकी अगर हम केमिकली सोचें, रूल्स के हिसाब से सोचें, तो हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ एक आपको आइडिया देना है कि साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। अब जो एरोमेटिक होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं मेन, तो बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। एक वो जिनमें बेंजीन प्रेजेंट हो या बड़ा स्ट्रक्चर हो तो भी उसके अंदर बेंजीन जरूर आ रहा हो, तो बेंजीनॉइड। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो रिंग तो है लेकिन बेंजीन ना हो, दूसरे रिंग हो सकती है, बड़ी छोटी रिंग हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर की है। इसको देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की है, तो 6 मेंबर की रिंग है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। ये तो थोड़ा सा अलग से है पॉइंट, पहले तो आप दो पे ध्यान दीजिए, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग हो, अब ऐसा नहीं है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैं एक और को भी जोड़ दूं, देख सकते हैं आप, वापस बना देता हूँ, ये देखिए, इसके साथ ये एक रिंग और फ्यूज कर देते हैं हम, ये तो ये भी बेंजीनॉइड टाइप का ही होगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है आपस में, तो ये बेंजीनॉइड कैटेगरी में होगा। लेकिन ये बेंजीनॉइड कैटेगरी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर 6 मेंबर की रिंग नहीं है या इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक भी होते हैं, कहीं आपको ऐसा लगे कि बस कार्बन कार्बन की ही रिंग्स होती है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट मेंबर्स की रिंग्स वाले कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं। जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप से, ओपन और साइक्लिक। साइक्लिक दो टाइप के, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई साइकिल, करेक्ट। और होमोसाइक्लिक मतलब सेम एटम्स हो सारे। अब जब सेम एटम्स आ रहे हो तो कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, असाइक्लिक और एरोमेटिक। बेसिकली सारे असाइक्लिक ही होते हैं, असाइक्लिक भी कहते हैं, एलिफैटिक भी कह लेते हैं, करेक्ट, एक ही चीज है। तो ये असाइक्लिक कह लीजिए, एलिफैटिक कह लीजिए, एक ही बात है। और दूसरा होता है अरोमेटिक। अरोमेटिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैंने अभी आपको बताई, आने वाली क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान है कि एरोमेटिक बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग हो, नॉन बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो। और इनमें एक क्लास और भी होती है हेटेरोसाइक्लिक, जिनमें बेंजीन रिंग भी नहीं होती, राइट। डिफरेंट टाइप के आइटम से बनी हुई रिंग होती है और उनमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनमें होते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। क्या होते हैं वो हम सब आगे देखेंगे। एक बेसिक आइडिया आपको देना था और वो शायद आपको मिल गया होगा यहाँ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट केसेस की, फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप ये तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसी लंबी लंबी आपको चेन मिलेंगी, करेक्ट। अब इन चेन्स में एल्केन्स ही होंगे नॉर्मली, आप एल्केन्स के बारे में अच्छे से वाकिफ भी हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ CH2 पर CH2 CH3 ऐसे चेन्स होती है। तो एल्केन्स को छोड़कर अब इस रिंग के अंदर कुछ भी आ जाए वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे डबल बॉन्ड आ गया, वो इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, इसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो इस वजह से ये जो एल्कीन है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मान लीजिए इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। मान लीजिए चेन है और लास्ट में OH ग्रुप लग रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप लग रहा है, तो चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी ग्रुप Cl लग रहा है तो भी इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। तो ये सब चीजें कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स को छोड़ दो तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं देखा जाए तो। इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound। जैसे मैंने कहा ये एल्कीन, एल्काइंस, हैलोजन, ईथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस चेन पे लग जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। यही सब कहलाते हैं, इनके फंक्शंस बदल देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। फाइन। नाउ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर अपन नीचे देखेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं एक और एल्कीन बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक और एल्कीन बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH। ये तो शायद आप समझ गए होंगे कि इन सब में ये चीज तो कॉमन है, CH3 भी कॉमन है। नई चीज जो है वो एक CH2 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एक बड़ा, यहाँ पे दो बड़े, एंड सो ऑन। तो यही सब होमोलॉग्स कहलाते हैं, ये सब होमोलॉग्स हैं। और इन सब को मिला दें तो ये सीरीज जो बनती है ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज। आप समझ गए होंगे ना होमोलोगस कैसे। होमोलोगस यहाँ पे देखिए, ये 3 कार्बन का एल्कीन है, ये 4 कार्बन का एल्कीन हो गया, ये 5 कार्बन का एल्कीन हो गया। और डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एक CH2 यूनिट का। यहाँ पे एक बढ़ गई, यहाँ पे 2 बढ़ गई, आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ये होमोलोगस सीरीज और बड़ी होती रहेगी, नए नए होमोलॉग्स आपको मिलते जाएंगे। और इन सब में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो बिल्कुल एक जगह पे ही है, बस अंतर आ रहा है CH2 का। दैट्स व्हाई द सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्कोहल की बात करते हैं तो CH3OH, एक थोड़ा सा और बड़ा कर देते तो CH3 CH2OH, ये CH2 नया आ गया।
एक मेंबर और डाल दें तो CH3 CH2 CH2H, ये 1 कार्बन का एल्कोहल, ये 2 कार्बन का एल्कोहल, ये 3 कार्बन का एल्कोहल, तो ये तीनों के तीनों होमोलॉग्स हैं और सीरीज जो बनी वो होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। इट इज अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप एंड द सक्सेसिव मेंबर्स, एक के पीछे एक जो आ रहे हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो डिफरेंस आएगा वो एक CH2 यूनिट का आएगा। अब आप समझ गए ना होमोलॉगस, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हैं, क्योंकि अगर आप एक को भी उठा लें, लेट्स से आपने अल्कोहल को भी उठा लिया या लेट्स से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। होमोलॉगस सीरीज में कई मेंबर हो सकते हैं। भाई 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा HCOH, 2 कार्बन का CH3COH, 3 कार्बन का CH3CH2COH, 4 कार्बन का CH3CH2COH एंड सो ऑन। अब आप कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। पॉसिबल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आप इस तरीके से आगे तो बढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज तो है, राइट। तो ये सभी के सभी जो सीरीज बनती है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स की, जिन्हें हम होमोलॉग्स कहते हैं और जिनमें खासकर डिफरेंस एक CH2 यूनिट का होता है, ये पूरी सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद अब हम अपनी बात को शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दो तरीके से दिए जाते हैं। जो ट्रेडिशनल नेम्स होते हैं ना, उन्हें ट्रिवियल या कॉमन नेम्स कहते हैं। वापस बोलता हूँ, ट्रिवियल या कॉमन नेम। ये जो नेम्स दिए गए ना, ये नेम दिए गए उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे कि रेड एंड्स जो होती हैं, उन्हें ग्रीक में फॉर्मा समथिंग कुछ कहते हैं, फाइन। और इनमें जो एसिड मिला HCOH, उसको फिर इन्हीं के नाम से फॉर्मिक एसिड बोल दिया गया। अब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है उसको सिट्रिक एसिड नाम दे दिया गया। अब सिट्रिक एसिड बोलने से आपको फॉर्मूला थोड़ा ना पता पड़ रहा है, फॉर्मिक एसिड बोलने से आपको फॉर्मूला पता नहीं पड़ रहा। तो शुरुआत में उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उनके अपीयरेंस को देखते हुए उनको कुछ ट्रेडिशनल नेम्स दे दिए गए थे, करेक्ट। उन्हें हम ट्रेडिशनल नेम्स ही बोलते हैं और आज उनको हम ट्रिवियल या कॉमन नेम्स बोलते हैं। तो इनकी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके बाद एक सिस्टम आ गया जिसे हम कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनियन है, 1919 से सेटअप हो चुका है इसका, और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कंपाउंड को नाम देते हैं। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर IUPAC नेम आपके पास हो तो उसको देखकर आप गिवन स्पीशीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है IUPAC नेम की। कि IUPAC नेम की खास बात यह है कि अगर IUPAC नेम आपको दे दिया जाए तो उससे आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ IUPAC। जबकि ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम्स से आप कभी भी उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये काउंसिल आई थी और इन्होंने इसीलिए IUPAC नेम लिखे थे। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक है, हम बस अब वही शुरू करेंगे। तो वो अगर लिखे हुए आ जाएं तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन ट्रिवियल और कॉमन नेम से आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि तो स्टार्टिंग से दे दी गए थे प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो आप इससे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, कुछ IUPAC नेम्स इतने लेंथी होते हैं कि स्पेस बचाने के लिए हम उनका कोई कॉमन नेम यूज कर लेते हैं। खासकर मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी ऐसा किया जाता है कि हम उनका एक कॉमन नेम या जनरल नेम जो भी होता है वो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसका IUPAC काफी लेंथी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉमन नेम्स की या ट्रिवियल नेम्स की इंपॉर्टेंस आज नहीं है। आज भी हम सिट्रिक एसिड वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं, मैलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं, एडिपिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे नेम्स भी यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस दोनों की है और हमें दोनों ही आने चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए इंफॉर्मेटिव ज्यादा कौन है, तो वो IUPAC है, क्योंकि इसको देखने के बाद अगर आप या आपके पास IUPAC आ जाए तो आप इसको देखकर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत लेंथी IUPAC की जगह अगर आपको कोई शॉर्ट नेम उसको देना हो तो फिर वहाँ कॉमन नेम्स काम में आ जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर मॉलिक्यूल के कॉमन नेम हो। हाँ, ये बात तय है कि हर मॉलिक्यूल का IUPAC नेम तो जरूर होगा, लेकिन उसका कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में आपको IUPAC तो सब जगह मिलेगा, लेकिन कॉमन नेम सिलेक्टिव है, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि इसका IUPAC तो हमें पता नहीं है या इसका IUPAC तो हमें पता है लेकिन कॉमन पता नहीं है, कॉमन दिया नहीं है, किसी बुक में मिल नहीं रहा। तो ध्यान रखें, कॉमन नेम सबके होंगे जरूरी नहीं है, हाँ IUPAC नेम सबके होंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से IUPAC को स्टार्ट करेंगे एल्किल ग्रुप्स के। सो अभी के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ओके गाइस, थैंक यू।